कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज हैं, उसके साथ साथ उनके फंक्शंस, उनकी कितनी टाइप्स हैं सेल के अंदर, कहाँ कहाँ किस कंपार्टमेंट के अंदर ये यूज हो रहे हैं और वहां पे इनका स्पेसिफिक रोल क्या है। तो ये चूंकि हमारा पहला लेक्चर है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक डेफिनेशन, बेसिक डिफरेंस जो कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट टाइप्स के अंदर है। एक जनरल और बेसिक सी डेफिनेशन हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली क्या है। दीज आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, पहले हम इस चीज को देखते हैं कि एल्डिहाइड, कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी और इसका ये जो जनरल फार्मूला है, ये किस तरह से इसकी एक डेफिनेशन बना है। अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स का स्टार्ट किस चीज से होगा? पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इस बेसिक डेफिनेशन से हमें कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, और वो क्या है कि एक तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। हमें ये पता है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और हर एक फंक्शनल ग्रुप की वजह से उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को कुछ खास किस्म की प्रॉपर्टीज मिलती हैं। जैसे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो वो सब एसिड्स होंगे, वो वीक एसिड हो सकते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो सकते हैं, वो मोनोप्रोटिक एसिड हो सकते हैं, वो मल्टीप्रोटिक एसिड्स हो सकते हैं, यानी एक प्रोटॉन रिलीज करेंगे, एक से ज्यादा प्रोटॉन्स मीडियम में रिलीज करेंगे। तो ये सारी डिफरेंशिएशन बाद में आती है, लेकिन उन सब के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से कुछ चीजें कॉमन भी होंगी। एक चीज जो आपने माइंड में रखनी है वो ये कि कार्बोहाइड्रेट्स के केस में हमेशा कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपने देखना है? कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जिसमें आपके पास हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है, और उसके साथ आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप, दिस कार्बोनाइल फंक्शनल। अब इस कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप को हमने कहा है कि ये होंगे या तो एल्डिहाइड, ठीक है, या फिर इसे कहा जा सकता है कीटोन। अब हमें ये देखना है कि एक ही फंक्शनल ग्रुप है, इसे हम फर्दर सब डिवाइड क्यों कर रहे हैं। अगर आपका ये जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है ये किसी हाइड्रोकार्बन के एंड पोजीशन पे, टर्मिनल पॉइंट के ऊपर प्रेजेंट होता है, जहां पे उसकी जो लेंथ है वो खत्म हो रही है बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि एक हाइड्रोकार्बन है, उसके अंदर 16 कार्बन एटम्स हैं सपोज, तो आप स्टार्ट करते हो मिथाइल ग्रुप CH2, इसको हम आगे लेते जाएंगे अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे 16 कार्बन आ जाए। अब इसके बिल्कुल एंड पे आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दिस वन, यानी एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, उसकी लेंथ कोई भी हो सकती है, और उसके एंड पे आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप है। इसको आप क्या कहते हो कि ये क्या है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। लेकिन अगर इसी हाइड्रोकार्बन चेन के, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं मिडल में इस पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब मिडल में अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है इस केस में चूंकि हाइड्रोकार्बन के दोनों साइड से ऊपर है ना, तो यहाँ पे भी बॉन्ड बनेगा कार्बन के साथ, प्रीवियस कार्बन, यहाँ पे भी बॉन्ड बनेगा किसके साथ? कार्बन के साथ। ये जो हाइड्रोजन है उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में आपका ये जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है ये कितना आप ऑब्जर्व करोगे? C डबल बॉन्ड O, बिकॉज हाइड्रोजन की जगह वो नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन चेन के साथ उसने बॉन्ड बनाया है, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकती है? 4। ठीक है, इस केस में अभी भी ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन चूंकि ये एंड पे प्रेजेंट नहीं है। अगर एंड पे होता, कार्बन खत्म हो चुके हैं, नेक्स्ट कौन सा आइटम होता? हाइड्रोजन। मिडल में प्रेजेंट है, कार्बन चेन अभी कॉन्टिन्यूअस है, सो नेक्स्ट किसके साथ अटैच होगा? कार्बन के साथ। इस केस में इस फंक्शनल ग्रुप को आप क्या कहोगे? कीटोन। ठीक है, इट मींस कि सेम फंक्शनल ग्रुप अगर टर्मिनल पोजीशन पे है तो वो एल्डिहाइड है, एल्डो शुगर है, और अगर आपके पास यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो मिड ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन में प्रेजेंट है, या कहीं पे भी एंड पे नहीं है, इस पोजीशन पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है, बट एंड पे नहीं है, ये बस आपने याद रखना है। तो तब आप इसको क्या कहोगे? ये क्या है? कीटोन ग्रुप। तो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस क्लियर हुआ?
ओके, फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस तो हमने देख लिया कि आपके पास जो है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड यहाँ की तरह। लेकिन हमने ये कहा है कि दीज आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इट मींस कि इसमें सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, 5 कार्बन एटम्स मैंने ड्रॉ किए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी ये हाइड्रोकार्बन चेन जो है, इसमें हर कार्बन के साथ कम से कम एक एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप जरूर प्रेजेंट होगा। तो यहां से ये कंडीशन भी पूरी हो रही है कि दे हैव पॉली हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स। इनमें जो हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है वो सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। उन कार्बन के साथ कौन से ग्रुप्स अटैच है? हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स अटैच है। तो आप यहाँ पे कहोगे कि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जिसमें आपके पास पॉलीहाइड्रोक्सी चेन्स हैं, ठीक है। और उन पॉलीहाइड्रोक्सी चेन्स के साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। और दूसरी तरफ मैं इसी एग्जांपल के साथ दूसरा ग्रुप ड्रॉ करती हूँ ताकि आप लोग डिफरेंस जो है उसको क्लियर कर सकें। उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 कार्बन ड्रॉ करती हूँ, बट इस केस में आपका फंक्शनल ग्रुप एंड पे नहीं हो सकता, तो मैं उसको इस पोजीशन के ऊपर यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करती हूँ। बाकी जितने कार्बन एटम्स हैं उनके साथ कौन कौन सा ग्रुप है? कम से कम एक एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप मैंने कहा है प्रेजेंट, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों शुगर्स को देखें, बेसिक डेफिनेशन तो पूरी हो रही है, पॉलीहाइड्रोक्सी भी है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है, कीटोन भी है। अब अगर वैलेंसी को देखो तो यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 1 2, मैक्सिमम कितने बना सकता है? 4। तो रिमेनिंग पोजीशंस पे कौन से ग्रुप्स होंगे? हाइड्रोजन। तो ये आपके पास बेसिक किसी भी शुगर की जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें समझ आती है कि वो एक्चुअली क्या चीज है, वो ये है, ठीक है। कि कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? अब इसके बिल्कुल आगे लिखा गया है कि इनमें जो जनरल फॉर्मूला है इनका है, नॉर्मली हम कहते हैं दिस इज CH2ON। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, दिस इज CH2ON। इट मीन्स कि आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो सेम होती है। अगर आप किसी स्ट्रक्चर को एज एन एग्जांपल रखते हुए देखें तो मेरे पास यहाँ पे 6 है कार्बन एटम्स और 6 ही ऑक्सीजन के एटम्स। अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो मैं रेशियो में लिख लेती हूँ कि 6 मेरे पास कार्बन है। अगर हम रेशियो लिखें, कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन, 6 रेशियो, यहाँ पे भी 6 लिख लिया। हाइड्रोजन अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं? 12। So it means कि आपके पास अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनमें हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है वो कार्बन और ऑक्सीजन के मुकाबले में क्या होती है? डबल होती है। तो इसलिए हम इनका जो सिंपल एक फॉर्मूला है ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला, वो हम इस तरह से लिखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमने कौन सा एटम कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सी एक आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब इन कार्बोहाइड्रेट्स में 2 कार्बोहाइड्रेट्स को मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी। अभी मैंने सिर्फ आपके सामने एक जनरल एग्जांपल लिखी है, लेकिन आप ये देखोगे कि समटाइम्स आपके हाइड्रोक्साइल ग्रुप हाइड्रोजन की पोजीशन किसी एक कार्बन के ऊपर नीचे हो जाती है, और वो चीजें हमने माइंड में रखी है कि ग्लूकोज में आपके सारे कार्बन एटम्स में हाइड्रोक्साइल एक तरफ है, सारे हाइड्रोजन एक तरफ है या नहीं, किसी पॉइंट पे डिफरेंस है या नहीं। तो हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे
एक बहुत ही अबंडेंट हेक्सोज ग्लूकोज और उसके आइसोमर फ्रुक्टोज से। उन दोनों के अंदर जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं उनको पिन पॉइंट करेंगे और उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस की तरफ जाते हैं। ठीक है, सो नेचर में या अगर हम अपने उसकी बात करें, डाइट की बात करें, तो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के लिए वो कार्बोहाइड्रेट्स है, और कार्बोहाइड्रेट्स में से भी ग्लूकोज। ठीक है, तो हम लोग ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं और ये देखते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करती हैं, एल्डिहाइड है या कीटोन है, और क्या इन फंक्शनल ग्रुप्स की बेस पे हम फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो एक चीज आपने याद रखनी है कि अभी जो दो शुगर्स मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ वो क्या है, हेक्सोजेस। हेक्सोजेस क्या होती है ये मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन जब डिस्कस करते हैं तो मैं वहां पे आपको बताती हूँ कि सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होते हैं, और नेचर में सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन से हैं और उनकी फर्दर सब क्लासिफिकेशन कैसे की जा सकती है। ठीक है, सो 6 कार्बन चेन आप लोग अगर ड्रॉ करते हो, ठीक है, सबसे पहले ग्लूकोज के लिए आपने ये चीज याद रखनी है कि इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। हेक्सोसिस तो दोनों है, लेकिन ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, और दूसरी तरफ आपके पास जो फ्रुक्टोज है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। सो ये आपके पास होगी एल्डो हेक्सोस, यानी ऐसी 6 कार्बन शुगर जिसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, और ये होगी कीटो हेक्सोस, यानी ऐसी 6 कार्बन शुगर जिसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन। दोनों में एक सिमिलैरिटी भी है, 6 कार्बन एटम्स हैं, दोनों हेक्सोसिस हैं, लेकिन एक डिफरेंस भी है, एक में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और दूसरे में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। अब अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ग्लूकोज में नॉर्मली आपकी सिर्फ 3rd कार्बन के ऊपर वेरिएशन होती है। 3rd कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन की पोजीशन है वो इन्वर्ट होती है, यानी यहाँ पे OH ग्रुप है। वालेकुम अस्सलाम सर, मैंने चेक किया जी, मैं आप क्लास के बाद देखते हैं सर, अगर इसमें आप आएंगे मैं तुमसे कंफर्म सर, मैं क्लास में अच्छा, यहाँ पे 6 कार्बन है, मैंने एक आप लोगों को बात बताई है कि सिर्फ 3rd कार्बन के ऊपर पैटर्न डिफरेंट होगा, उसके अलावा बाकी जितने कार्बन है उसमें आपने ये चीज याद रखनी है कि OH ग्रुप आपका राइट साइड पे और हाइड्रोजन किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोग साथ साथ ड्रॉ करते जाओगे ना, तो ये चीजें आप लोग की फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी, कितनी कॉमनली आप बगैर सोचे समझे बताओगे कि अच्छा ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, फटाफट से ड्रॉ कर दोगे। समटाइम्स लोगों को लगता है कि पता नहीं इसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन असल में अगर आप एक दफा जब पढ़ने बैठे हो उसको ध्यान से देख लो, समझ लो, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीजें इतनी आसानी से आप भूल सकते हो। ओके, सो एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद यहाँ पे हमें फंक्शनल ग्रुप का पता चल गया बिकॉज ये ग्लूकोज का आइसोमर है, सो इसमें फंक्शनल ग्रुप के अलावा बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे भी 3rd पोजीशन के ऊपर आपको ग्लूकोज जैसा ही पैटर्न मिलेगा। यानी अगर आप सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस को याद कर लो तो आपको फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों में स्ट्रक्चर में कंपैरिजन करना इजी। ठीक है, अभी इस शुगर के नीचे स्लाइड्स में आपको लिखा हुआ मिल रहा है डी ग्लूकोज और यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है डी फ्रुक्टोज। इस डी को देख के परेशान नहीं होना है, इस डी पे हम बाद में। ठीक है, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करेंगे, अभी जो मैं बातें बता रही हूँ सिर्फ आप उनको माइंड में रखोगे और हम आगे चलेंगे। सो पहले हमने स्टार्ट किया डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और उस डेफिनेशन को हमने अंडरस्टैंड किया कि पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है, एल्डिहाइड कीटोन्स का क्या मतलब है। फिर हमने ये देखा कि जो दो अबंडेंट ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हैं उनके अंदर इन शुगर्स के अंदर क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस है, और ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि ये दोनों शुगर एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं। ऐसी शुगर जिनमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है ना,
बाकी सारी चीजें कॉमन है, लाइक इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है। हम नॉर्मली एक बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ते हैं आइसोमर्स की कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होती है लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, उनको आइसोमर्स कहा जाता है। ये पढ़ते हैं ना। सो हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी इसको देख लेते हैं कि क्या ऐसा ही है। अब आप लोग मुझे बताओगे, काउंट करो ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम्स हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं ना, कार्बन कितने हैं यहाँ पे, दूसरी तरफ मैं लिखूंगी फ्रुक्टोज। एक तरफ हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं, दूसरी तरफ फ्रुक्टोज का। दिस इज फॉर ग्लूकोज एंड दिस इज फॉर फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम्स हैं, हाइड्रोजन काउंट करें 12 है, सब एग्री है इस पे, ओके। और ऑक्सीजन कितने हैं 6। ये बिल्कुल वैसे ही है ना, उसी रेशियो के अकॉर्डिंग में भी हमने देखा। अब अगर आप फ्रुक्टोज में कैलकुलेट करो तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाइड्रोजन कैलकुलेट करो तो 12 और ऑक्सीजन कैलकुलेट करो तो 6। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमें कोई डिफरेंस नहीं बता रहा, फ्रुक्टोज का भी वही फॉर्मूला है और ग्लूकोज का भी वही फॉर्मूला। सो आइसोमर्स की डेफिनेशन पे ये पूरा उतरते हैं कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ इनकी जो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एंड ऑफ चेन के ऊपर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई ये एल्डिहाइड है। और यहाँ पे आपका कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप मिडल में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई ये क्या है, कीटोन। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। ओके, अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स जनरल फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एक दफा इनको देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के नॉर्मली क्या फंक्शन है। आप लोग मुझे बताएं कि आपके माइंड में क्या आता है जब आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चंस कि क्या फंक्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। मेरे माइंड में तो नॉर्मली ये आता है बस एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मान रहा जी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी की एनर्जी नीड्स को पूरा करते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनेल स्ट्रक्चरल की है सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा सिग्नल की ट्रांसमिशन के लिए। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स की हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं ना, कि जब वो बन जाती हैं तो उनके ऊपर लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स अटैच करा दिए जाते हैं, फिर वो ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो सबसे बेसिक और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंट जो है जिसकी वजह से ये नॉन है वो तो एनर्जी प्रोवाइड करना है, बिकॉज जितने भी जो हेटेरोट्रॉप्स हैं मोस्टली वो अपनी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ऑब्टेन करते हैं। अगर हम अपनी भी बात करें तो हमारा जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। और ऐसा क्यों है, कार्बोहाइड्रेट्स को ही क्यों एज अ प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी लिया जाता है, इसमें एक रीजन ये भी हो सकती है कि ये अबंडेंट है। बिकॉज ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स की वजह से डेली बेसिस पे काफी सारी अमाउंट में ये कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे होते हैं। तो नेचर में एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल अवेलेबल है जो कि अबंडेंट है और जो हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकता है। सो हम कह सकते हैं कि इसलिए हमारे सेल्स जो हैं वो एवोल्यूशनरी अडॉप्ट हो चुके हैं उस चीज के ऊपर जो कि रेडिली अवेलेबल है, जिसको हम अपनी एनर्जी नीड्स के लिए पूरा कर सकते हैं। दूसरी तरफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, कैसे सेल वॉल की हम बात करते हैं कि प्लांट्स के अराउंड एक टफ किस्म का मटेरियल है जो कि उन्हें एनवायरमेंटल हार्श इफेक्ट से बचाता है। तो अगर उस सेल वॉल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो वो सेलुलोज से मिलकर बनती है, और सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरह से अगर आर्थ्रोपोड्स के अंदर प्रेजेंट हम लोग काइटिन की बात करें तो काइटिन मिलके बनी है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन से, और वो एक्चुअली क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो जितने आपके पास जो सेल वॉल जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है, पेप्टिडोग्लाइकन की बात करें तो उसमें पेप्टाइड्स के साथ ग्लाइकन चेन्स जो है वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सो ना सिर्फ ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये हमारे सेल्स की जो स्ट्रक्चरल कंपार्टमेंट्स हैं उनमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनके अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हेल्यूरोनिक एसिड, ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स आप लोग पढ़ोगे कि ये ऐसे ग्लाइकन्स हैं जो कि फंक्शनली इंपॉर्टेंट है। जैसे जॉइंट्स के अंदर जो लुब्रिकेंट मटेरियल प्रेजेंट होता है उसमें ढेर सारी क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि
उन जॉइंट्स को डिफरेंट टाइप्स की एक तो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और उनको सिग्नल्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड ऑफ जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स का पार्ट्स है जैसे ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ये आप लोग देखोगे जैसे जैसे आप लोग अपने सीनियर सेमेस्टर्स में जाते जाओगे कि बहुत सी ऐसी डिजीजेस हैं जो कि ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स के ना बनने की वजह से होती है। शायद आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा कि अगर किसी प्रोटीन की पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं होती तो वो एक्टिव नहीं होती, ठीक है। क्यों एक्टिव नहीं होती? क्योंकि प्रोटीन बेशक बन गई है, इतने एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस के थ्रू वो बनी है, रेप्लिकेशन, फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन बन गई, फिर भी एक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली उसको एक्टिव करवाने के पीछे कुछ मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वो उनके ऊपर लगते। इसकी एक एग्जांपल मैं बच्चों को हमेशा देती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, जिससे शायद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स का किसी प्रोटीन के ऊपर लगना कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको लेके परेशान नहीं होना। अभी सिर्फ एक बात जो मैंने की है कि कार्बोहाइड्रेट की अटैचमेंट किसी प्रोटीन के लिए जरूरी है, उसको मैं जस्टिफाई करना चाहती हूँ। समटाइम्स किसी प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट की अटैचमेंट उस प्रोटीन को अपनी फेट आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी होती है, या इसको मैं कहूंगी प्रोटीन ट्रैफिकिंग, कि प्रोटीन ने किस जगह पे जाके काम करना है ये उसे वो कार्बोहाइड्रेट जो उसके ऊपर लगेगा वो बताएगा कि तुम इस सेल, इस ऑर्गेनेली के लिए बनी हो, वहां पे जाओ और ये फंक्शन परफॉर्म करो। हम नॉर्मली ये कहते हैं कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू एक जीन मैसेंजर आरएनए बनाती है और ये मैसेंजर आरएनए साइटोसोल में आके राइबोसोम्स की मदद से क्या चीज बनाता है? प्रोटीन। ये प्रोटीन आपके पास बन चुकी है, कहां पे बनी है? साइटोसोल में। सपोज ये प्रोटीन को एंजाइम, एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम, इसको बनाने के पीछे इंफॉर्मेशन जीन में थी। जीन ने उस इंफॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए के थ्रू साइटोसोल में भेजा और साइटोसोल में प्रेजेंट राइबोसोम्स ने उसको ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाया। बट एक्चुअली ये जो एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम है इसका फंक्शन कहां पे है? लाइसोसोम पे, जहां पे ये बाहर से आने वाले फॉरेन मटेरियल्स को डिग्रेड करता है। अब अगर प्रोटीन साइटोसोल में पड़ी रहेगी तो क्या जिस मकसद के लिए ये बनी है वो पूरा होगा? नो, क्योंकि जिस चीज को इसने हाइड्रोलाइज करना है, डिग्रेड करना है, वो कहां पे है? लाइसोसोम। सो अब होता क्या है कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस के बाद इस प्रोटीन के ऊपर कुछ टैग लगते हैं, जैसे एक कार्बोहाइड्रेट है मैनोज 6 फॉस्फेट। मैनोज एक कार्बोहाइड्रेट है, एक हेक्सोज है, ग्लूकोज की तरह है। मैं डिफरेंस बताऊंगी ग्लूकोज और मैनोज में क्या डिफरेंस है। और मैनोज 6 फॉस्फेट मींस कि उस मैनोज के 6 कार्बन के ऊपर एक फॉस्फेट अटैच है। सो प्रोटीन बनी, उसके ऊपर मैनोज 6 फॉस्फेट आके अटैच हो गया। ये ट्रांसलेट जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी, वहां पे एंजाइम होते हैं जो इसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है। सो अब इस प्रोटीन को पता चल गया सेल के अंदर ये वाला टैग नॉर्मली कौन रिकॉग्नाइज करता है? लाइसोसोम। तो अब लाइसोसोम के ऊपर रिसेप्टर्स हैं जिसने रिकॉग्नाइज किया कि ये जो प्रोटीन बनी है इस पे ऐसा टैग है जिसका मेरे पास रिसेप्टर है, ठीक है। यहाँ पे रिसेप्टर है जिसने रिकॉग्नाइज करना है किसको? मैनोज 6 फॉस्फेट। सो दिस रिसेप्टर विल बाइंड विद दिस टैग और अल्टीमेटली प्रोटीन इसके अंदर चली जाएगी और वहां पे फंक्शन करेगी। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट का टैग ना लगता तो ये अपनी स्पेसिफिक साइट जहां पे इसने फंक्शन परफॉर्म करना है वहां पे नहीं पहुंच सकती। ये एक एग्जांपल है, इस तरह की ढेरों एग्जांपल्स हैं जो कि इस चीज को हाईलाइट करती हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की अटैचमेंट ना सिर्फ प्रोटीन की ट्रांसलोकेशन के लिए जरूरी है बल्कि उसको डिफरेंट अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए भी रिक्वायर्ड है। सिर्फ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन इसलिए जरूरी नहीं, समटाइम्स लिगेंड
की बाइंडिंग यानी सबस्ट्रेट की बाइंडिंग वो भी एंजाइम के साथ इन्हीं मॉडिफिकेशंस की वजह से होती है। ठीक है, सो ये अटैचमेंट एक इंटीग्रल पार्ट है ट्रांसलेशन। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट सेल के सर्वाइवल के लिए कितने जरूरी है इसका अंदाजा एक छोटी सी एग्जांपल से लगाया जा सकता है कि हमारे सेल की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो कहां पे प्रेजेंट है, डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है, और डीएनए का एज इट इज रेप्लिकेट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो वो हमारे सेल्स बल्कि आगे वाली जनरेशन तक वो प्रॉब्लम हो जाए। तो डीएनए की प्रॉपर रेप्लिकेशन के लिए हमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में हमें पता है कि वो तीन चीजों से मिलकर बनते हैं, शुगर, शुगर, फॉस्फेट एंड बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस। एक न्यूक्लियोटाइड में बेसिक तीन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोस या 2-deoxyराइबोस शुगर, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट पोर्शन है शुगर। नॉर्मली इसके फर्स्ट कार्बन के साथ एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन या यूरासिल में से कोई एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है, और इसका जो फिफ्थ कार्बन है उस फिफ्थ कार्बन के साथ क्या चीज अटैच होती है, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है, सो इसलिए हम इसे कहते हैं कि दीज आर द न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो इस न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जिसने हमारी लाइफ को कंट्रोल करने वाले मॉलिक्यूल को बनाना है, डीएनए आरएनए को बनाना है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स प्रेजेंट है। सो कार्बोहाइड्रेट्स का ना होना हमारी लाइफ के लिए कितना जो है वो डेंजरस हो सकता है, तो आप लोगों के सामने ये कुछ एग्जांपल से मैंने एक्सप्लेन। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, तो मेरे ख्याल आप लोगों को काफी सारे पॉइंट्स होंगे जिनके थ्रू आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो कि ये आपके लिए कितने जरूरी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे इनकी क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन पता चल गई, इनके फंक्शनल ग्रुप्स पता चल गए, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस हमने देख लिया जिसको हम बार बार आगे जो है वो देखते जाएंगे। लेकिन अब हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे हो सकती है और कितनी टाइप्स में इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, सो मैंने बेसिक अभी 3 क्लासिफिकेशंस आप लोगों के सामने डिस्कस करनी है। ठीक है, क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका ये क्लियर, दूसरा हमने इनकी सिग्निफिकेंस की बात की, और अब थर्ड पॉइंट हमारे पास कौन सा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नॉर्मली हम कार्बोहाइड्रेट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मोनोसैकेराइड्स, सैकेराइड्स फॉर शुगर्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। हमारी काफी सारे जो लेक्चर्स हैं, काफी सारी जो अभी आने वाली डिस्कशन है वो इन 3 टाइप्स के ऊपर होगी। सो एक बेसिक सा डिफरेंस आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है तीनों के अंदर, लेकिन हम बाकी जो है वो डिटेल में साथ साथ करते जाएंगे कि मोनोसैकेराइड्स आपके पास एक सिंपल ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। जैसे आप अगर एक बिल्डिंग की बात करते हैं तो उसमें सबसे जो बेसिक एलिमेंट है वो एक ब्रिक हो सकती है। आप अगर बिल्डिंग को, एक बनी बनाई बिल्डिंग को दोबारा से डिमोलिश करते हो तो एंड कहां तक डिमोलिश कर सकते हो, उस स्टार्टिंग एक ब्रिक तक जहां से आपने स्टार्ट किया था, उसके बाद उसको हाइड्रोलाइज करना पॉसिबल नहीं। उसी तरह से अगर आपके पास एक बिग मॉलिक्यूल है, दिस वन, इस तरह से इसमें क्रॉस लिंकिंग हुई है, बहुत कॉम्प्लेक्स सा वो मॉलिक्यूल है, आप उसको ब्रेक करना शुरू करते हो। ओके, ब्रेक हुआ इस तरह से, दोबारा से ब्रेक किया, अब कुछ चेंज ऐसी रह गई,
फिर ब्रेक किया। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपके पास वो उस यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं कि दीज आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स, या सिंपलेस्ट आपके पास जो यूनिट है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। इससे छोटा कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता, ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। समझ आए? अब मोनोसेक्राइड्स की पॉलीमराइजेशन या मोनोसेक्राइड्स की एसोसिएशन के बाद आपके पास बिग मॉलिक्यूल्स बनना शुरू होते हैं। जैसे अगर 10 to 50 आपके पास मोनोसेक्राइड्स कंबाइन हुए तो हो सकता है वो कॉम्बिनेशन क्या होगा, ओलिगोसेक्राइड। इट मींस कि इसमें मोनोसेक्राइड्स कंबाइन हुए हैं लेकिन मोनोसेक्राइड्स का नंबर क्या है, स्मॉल है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फॉर एग्जांपल 10 to 50। ठीक है, लेकिन अगर इससे भी ज्यादा मोनोसेक्राइड्स पॉलीमराइज होके कॉम्प्लेक्स टफ किस्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो आपके पास क्या होगा, पॉलीसेक्राइड, जिसमें आपके पास थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन के लिए एक बॉन्ड चाहिए होता है, वो बॉन्ड कौन सा है, कैसे बनता है, किन ग्रुप्स के दरमियान बनता है, ये सब कुछ बाद में आएगा। अभी आज के लेक्चर में हम जो स्टार्ट करेंगे वो कहां से करेंगे, मोनोसेक्राइड्स। यानी अभी आप ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स को भूल जाओगे और हमारी डिस्कशन कहां से स्टार्ट होगी, मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, अब मोनोसेक्राइड्स के लिए हम लोग स्टार्ट लेते हैं इनकी बेसिक जो डिवीजन है वो इसी बेस पे होगी कि इनमें वही एल्डिहाइड, ये तो सब में प्रेजेंट है, ओलिगो में भी पॉली में भी, लेकिन हम लोग क्लासिफिकेशन के लिए कि क्या मोनोसेक्राइड्स को फर्दर सब क्लासिफाई किया जा सकता है या नहीं, उसके लिए देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे की फर्दर सब क्लासिफिकेशन हो। ठीक है, सो अगर हम सिर्फ मोनोसेक्राइड्स को डिस्कस करें तो मोनोसेक्राइड्स ये तो पता चल गया सिंपलेस्ट शुगर्स हैं, इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनको फर्दर सब क्लासिफाई किया जा सकता है कि ये एल्डोजिस भी हो सकती हैं और सॉरी कीटोसिस भी हो सकती है। यानी मोनोसेक्राइड्स आपके पास कितनी कैटेगरीज में फॉल कर सकती हैं, 2 कैटेगरीज। ये अभी के लिए मैंने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप के वो एल्डो शुगर है या कीटो शुगर है, हम उसको डिवाइड करेंगे 2 ग्रुप्स के अंदर। सो मोनोसेक्राइड्स की सब डिवीजन एक बेस पे होगी। ठीक है, और ये किस बेस पे की है हमने, फंक्शनल ग्रुप की बेस। फंक्शनल ग्रुप की बेस पे हम इनको सब क्लासिफाई कर सकते हैं 2 ग्रुप्स में, एल्डो शुगर्स या कीटो शुगर्स। अब इसमें आपके पास सारी वो शुगर्स आ जाएंगी, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जिसमें टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं, 6, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कौन सा, एल्डिहाइड। राइबोस जिसमें 5 कार्बन एटम्स हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप कौन सा, एल्डिहाइड। ठीक है, इसके अलावा आपके पास गैलेक्टोज जिसमें 6 कार्बन एटम्स हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। यानी सारी शुगर चाहे उसमें 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन एटम्स हैं लेकिन सिर्फ एक सिमिलैरिटी है, वो क्या है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। वो कौन सी क्लास से बिलोंग करेगी, एल्डो शुगर से। और दूसरी तरफ वो सारी शुगर्स जिसमें मैं एग्जांपल दे देती हूँ, राइबोलोज, ज़ाइलोलोज, इन नेम से परेशान नहीं होना, ये सब हमने अभी देखने हैं। अभी सिर्फ आप ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो मैंने इंट्रोड्यूस कराए थे ना वहां तक रखोगे। राइबोलोज, ज़ाइलोलोज, फ्रुक्टोज, सीडोहेप्टुलोज, ये सारी की सारी आपके पास वो शुगर्स हैं जिनमें कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोज। ठीक है, तो आपने मोनोसेक्राइड्स को डिफरेंशिएट कर लिया, ये सब सिंपल शुगर्स हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप हमने इनको कहा कि ये एल्डो भी हो सकती हैं और क्या हो सकती हैं, कीटो शुगर्स हो सकती हैं। अब एक और हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं और वो है या क्लासिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद मैं कुछ स्ट्रक्चर्स आप लोगों के सामने और डिस्कस करूंगी जिनको हम लोगों ने बेस बनाते हुए आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। एक पैरामीटर मैंने बताया कि फंक्शनल ग्रुप की बेस पे क्लासिफिकेशन हो सकती है, दूसरी क्लासिफिकेशन हो सकती है
चेन लेंथ की बेस। चेन लेंथ का क्या मतलब है कि उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं। जैसे वो सारी शुगर्स चाहे उनमें एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, उनको हम रखेंगे किस क्लास में? हेक्सोस। हाँ, इसमें आप अभी फ्रुक्टोज दे रहे हैं, सिग्डोहेक्टुलोज, राइबोलोज, जाइलोलोज, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे, आप लोगों को तब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी सिर्फ मैं जो पॉइंट बताना चाह रही हूँ वहां तक, ठीक है। चेन लेंथ की बेस पे हम इनको फर्दर सब क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई सी भी शुगर है, चाहे उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, उसमें कीटो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन टोटल कार्बन एटम 6 है, तो वो किस क्लास से बिलोंग करेगी? हेक्सोस। अगर उसमें कार्बन लेंथ जो है वो 5 है, तो वो किस क्लास से बिलोंग करेगी? पेंटोस। अगर उसमें 4 है, तो वो किस क्लास से बिलोंग करेगी? टेट्रोस। और अगर उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, तो किस क्लास से बिलोंग करेगी? ट्रायोस। 6 होंगे तो हम उसे कहेंगे हेप्टोस। सॉरी 7 6 के लिए हेक्सोस। अब एक चीज जो मुझे यहाँ पे क्लियर करनी है, क्लासिफिकेशन की 2 पैरामीटर्स बता दिए मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन की, एक फंक्शनल ग्रुप एल्डो या कीटो और दूसरा चेन लेंथ ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। अब यहाँ से एक और पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और वो क्या कि मिनिमम किसी भी मोनोसेक्राइड में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो सकते हैं जिससे कम रिपोर्टेड नहीं है, वो कितने हैं? 3। यानी ट्रायोस से कम कार्बन एटम वाली कोई शुगर रिपोर्टेड नहीं। तो सबसे सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स कौन सी हैं? ट्रायोसिस। उसके बाद टेट्रोसिस, हेक्सोसिस, पेंटोसिस और हेप्टोसिस, ठीक है। मैक्सिमम 7 तक है, लेकिन उससे ज्यादा हो सकती है। इस पॉइंट को आप लोगों ने माइंड में रखना है कि सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स क्या है? ट्रायोसिस, वो जिनके अंदर कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं? 3। अब इन ट्रायोसिस में कौन कौन सी शुगर आती है, ये कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जस्ट लाइक ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इनको भी आपने इनके स्ट्रक्चर्स पे फोकस करना है, बिकॉज हमारे आने वाले काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इनके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं कुछ ट्रायोसिस की एग्जांपल दूंगी आप लोगों को। इससे पहले हेक्सोसिस की एग्जांपल दी है ना, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, और अब मैं ट्रायोसिस की एग्जांपल दे रही हूँ। ट्रायोसिस में आपके पास टोटल कार्बन एटम्स कितने होंगे? 3, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ 3 कार्बन एटम्स ड्रॉ किए, मींस कि ये कौन सी क्लास है? ट्रायोस। लेकिन एक तरफ मैं फंक्शनल ग्रुप रखूंगी एल्डिहाइड और दूसरी तरफ फंक्शनल ग्रुप रखूंगी कीटोन। सो ये आपके पास होगी एल्डो ट्रायोस और ये होगी एल्डो कीटोस। अब जैसे मैंने ग्लूकोज के केस में मुझे बताना ना पड़े, अगर मैं किसी एल्डो हेक्सोस का नाम पूछती तो आपको पता होना चाहिए वो ग्लूकोज है, किसी एल्डो कीटोस का नाम पूछती तो पता हो वो क्या है? फ्रुक्टोज है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम इन चीजों को क्लियर करते हैं। ट्रायोसिस में मैंने एक तरफ 3 कार्बन चेन, दूसरी तरफ 3 कार्बन चेन, यहाँ पे एल्डो ग्रुप, वहां पे कीटो ग्रुप, ये एल्डो ट्रायोस होगी, वो कीटो ट्रायोस होगी, कीटो ट्रायोस। ठीक है। अब रिमेनिंग बैलेंसेस पूरे करते हैं। मैम कीटोन फंक्शनल हमेशा सेकंड कार्बन एटम पे लगता है, कार्बोहाइड्रेट्स में मोस्टली यहीं पे रिपोर्टेड है। हाइड्रोकार्बन्स में चेंज हो सकता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स में या तो टर्मिनल पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है या फिर उससे एडजेसेंट कार्बन एटम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग है उनको भी इसी तरह से, क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी है ना, तो हर कार्बन पे एक हाइड्रोक्साइल होगा और रिमेनिंग बैलेंसेस को हम पूरा करेंगे विद हाइड्रोजन। तो इसको मैं यूं भी लिख सकती हूँ, इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर्स को, एल्डो ट्रायोस को मैं लिख सकती हूँ C double bond H H OH and then CH2 OH, ठीक है। ये आपके पास होगा एल्डो ट्रायोस, और दूसरी तरफ कीटो ट्रायोस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे CH2 OH, C double bond O,
CH2OH and this is keto ट्राइओस। ठीक है, अब इन दोनों के कॉमन नेम्स मैं आप लोगों के सामने लिख देती हूँ ताकि जैसे आपने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को माइंड में रखा है उसी तरह से आप लोग इन दोनों शुगर से भी फेमिलियराइज हो जाए। सो जो एल्डोट्राइओस है आपके पास, दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड और यहाँ पे ये होगी डी ग्लिसरल्डिहाइड। मैंने कहा था डी और एल मैं बाद में बताऊंगी। वहां पे दोनों डी ग्लूकोज डी फ्रुक्टोज थी और यहाँ पे डी ग्लिसरल्डिहाइड। और जो दूसरी तरफ कीटो ट्राइओस है दिस इज सिंपल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसके साथ मैंने डी या एल नहीं लिखा। ठीक है, ये क्यों नहीं लिखा ये मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगी। सो ये क्लियर हो गया कि आपके पास जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं ट्राइओसिस, इसमें मैंने दो एग्जांपल्स दिए हैं। वो दो एग्जांपल्स इसलिए दिए हैं क्योंकि आने वाले काफी सारे जो लेक्चर्स हैं उसमें हम लोग इनको एज रेफरेंस रखते हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सो इट्स बेटर कि आप लोगों को इन दोनों के स्ट्रक्चर्स जो है वो माइंड में क्लियर होने चाहिए ताकि जब मैं वहां पे ड्रॉ करूं तो आप लोग मेरे साथ जो नोटबुक्स में ड्रॉ करें। बाकी रहे पेंटोसिस और केटोसिस तो वो जैसे जैसे मैं करवाती जाऊंगी साथ साथ आप लोगों की भी प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, सो यहाँ से आप अगर स्लाइड्स को हम कंपेयर करें, पढ़ क्या रहे थे हम? मोनोसेक्राइड्स पढ़ रहे थे। मोनोसेक्राइड्स में हमने कहा था कि उनको क्लासिफाई किया जा सकता है दो बेसिस पे, फंक्शनल ग्रुप की बेस पे एल्डो या कीटो, या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक सेट में ट्राइओसिस है, दूसरे सेट में आपके पास हेक्सोसिस है और तीसरे सेट में क्या है? पेंटोसिस। सो सेकंड क्लासिफिकेशन किस बेस पे है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या चेन लेंथ की बेस पे। और यहाँ पे आपको एग्जांपल से ये पता चल रहा है कि चाहे उसके अंदर एल्डिहाइड्स फंक्शनल ग्रुप है चाहे कीटो फंक्शनल ग्रुप है, बट बिकॉज ऑफ द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमने उन्हें एक ही क्लास में क्लासिफाई किया। वो क्लास कौन सी है? ट्राइओस। और यहाँ पे भी बेशक फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है लेकिन बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स हमने इसको हेक्सोस कहा है, यहाँ पे क्या कहा है? पेंटोस। ठीक है, पेंटोसिस की भी ये दो एग्जांपल्स मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर देती हूँ ताकि ये तीन पेयर्स आप लोग जो है इनको एज अ रेफरेंस रखते हुए आने वाले कॉन्सेप्ट्स को जो है वो समझ। फिर हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं स्टीरियोआइसोमर्स के बारे में। अच्छा, यहाँ पे राइबोस के साथ राइबोलोज होनी चाहिए थी लेकिन चले हम राइबोस भी देखते हैं, राइबोलोज भी देखते हैं और 2-डीऑक्सीराइबोस भी देखते हैं। पेंटोसिस का मतलब है कि टोटल कितने कार्बन एटम्स होंगे? 5। और यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे 2-डीऑक्सीराइबोस और उससे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? बिकॉज वो डीएनए की शुगर है ना, डीएनए के अंदर 2-डीऑक्सीराइबोस प्रेजेंट। अच्छा, राइबोस का अगर आप स्ट्रक्चर देखिए तो ये पेंटोस है लेकिन कौन सी पेंटोस है? एल्डो। एक तरफ में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और दूसरी तरफ कौन सा है? कीटो। सो एल्डो पेंटोस और दूसरी तरफ है कीटो पेंटोस। अब राइबोस और ग्लूकोज में आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में हमने देखा था कि थर्ड कार्बन पे पोजीशन चेंज, लेकिन राइबोस में ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सारी जो OH ग्रुप्स हैं वो एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट है। सो दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ दी राइबोस जो कि एल्डो पेंटोस है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो this is the राइबोलोज। कीटो ग्रुप को स्पेसिफाई करने के लिए मैंने O को रिप्लेस किया है इसके साथ, सॉरी इसकी एडिशन की। ठीक है, सो ये जो अभी मैंने वहां पे नेम्स लिखे थे ना, तो राइबोस को मैंने एल्डो की कैटेगरी में लिखा था, राइबोलोज को कीटो की कैटेगरी में लिखा था। ठीक है, सो ये आपके पास पेयर है पेंटोस का पेयर। सो अभी हम लोगों ने 3
पेयर्स को डिस्कस किया है, ट्राइओसिस का एक पेयर देखा है, एल्डो कीटो, हेक्सोसिस का एक पेयर देखा है, पेंटोसिस का एक एल्डो कीटो पेयर देखा है। बाकियों का इंशाल्लाह जैसे जैसे साथ साथ हमारे टाइम काउंटर होता जाएगा, हम स्ट्रक्चर्स के साथ उनको क्लियर करते जाएंगे। जी ये इसका मतलब है कि अगर आपको जैसे देखें एक और पेयर है 5 कार्बन शुगर का जाइलोस, ये लिखा हुआ मिले तो ये एल्डो है, और अगर इसकी जगह लिखा हुआ मिले जाइलुलोज तो ये क्या है, कीटो। सो नेम से भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो सकता है कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये हर किसी के ऊपर नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है ना। जो कॉमन नेम्स होते हैं उसमें एरर्स होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज में फ्रुक्टोज के अंदर ऐसा कोई नहीं था, उसके अंदर यूएल ऐड नहीं हुआ था। सो ये कुछ शुगर्स में है, कुछ में नहीं। ओके अब आपकी बुक में कीटोपेंटोज की बजाय उन्होंने एल्डोपेंटोज राइबोज के साथ कंपेयर किया हुआ था 2-डीऑक्सीराइबोज। सो राइबोज और 2-डीऑक्सीराइबोज में क्या डिफरेंस है कि अगर इस राइबोज के सेकंड कार्बन से आप ऑक्सीजन हटा दो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डीऑक्सी, और वो डीऑक्सी शुगर कौन सी होगी, 2-डीऑक्सी, यानी इसके सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये कौन सी शुगर है, राइबोज। सो राइबोज के सेकंड कार्बन से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो ये इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर आएगा, जिसको आप सिंपली यहाँ पे CH2 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज जो यहीं पे बता देते हैं, उसके बाद हम लोग कायरल कार्बन और कायरलिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर लेक्चर को एंड करेंगे टाइम से। यस, हमेशा आपने, क्योंकि अब हमने आगे चल के इनकी मॉडिफिकेशन की भी बात करनी है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट कार्बन कौन सा, सेकंड कार्बन कौन सा, थर्ड कार्बन कौन सा। तो ये चीज आप लोगों ने एफएससी में भी देखी होगी कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन चेन होती है तो उसकी नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। अगर वो सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन है तो हम ये देखते हैं कि उसमें कोई भी अगर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको किसी भी एंड से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं, एक साइड से या एक साइड से। लेकिन अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है तो हम कहते हैं कि वो एंड जो डबल बॉन्ड से ज्यादा करीब है, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे। अगर कहीं पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम कहते हैं कि वो एंड जो फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा करीब है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप है तो फिर हम कहते हैं ये वाला फंक्शनल ग्रुप जहां से करीब है वहां से पहला नंबर शुरू होगा। ठीक है, सो इस तरह के कुछ रूल्स हमें पता है कि ये यूज होते हैं फॉर दी नंबरिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स में कोई कॉम्प्लेक्स किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स तो है नहीं, 2 ही हैं, एल्डिहाइड या कीटोन, और दोनों केसेस में जो नंबरिंग स्टार्ट होती है वो इस साइड से स्टार्ट होती है जो कि क्लोज है फंक्शनल ग्रुप के। सो यहाँ पे ये कार्बन फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये चीजें मेरे ख्याल से आप लोगों ने, अब जैसे मैंने कहा था 2-डीऑक्सी, तो सब बच्चे इसमें एग्री हुए थे कि वो यही शुगर है, तो मेरे ख्याल से ये कार्बन है। तो आप लोगों को शायद ये पहले आइडिया था कि कौन सा एंड जो है वो कौन सा कार्बन जो है उसका कौन सा नंबर है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे अगर स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, तो हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के केस में जो एल्डो शुगर्स हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा कार्बन होता है, पहला कार्बन। एल्डो शुगर में आपका जो फर्स्ट कार्बन है एक्चुअली वही फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, और जो कीटो शुगर है उसमें आपका जो सेकंड कार्बन है दिस बिलोंग्स टू द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये पॉइंट भी माइंड में रखिएगा। अगर कभी पूछ लिया जाए कि मोनोसेक्राइड्स में एल्डो शुगर्स में फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कौन सा है, कार्बन 1 2 3, तो पता हो कि फर्स्ट कार्बन है, और जो कीटो शुगर्स है उनमें फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे होता है, तो कौन सी कार्बन पे होगा, सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म। ये वो पॉइंट है जिसपे बहुत सी बहस भी होती है, बहुत से पॉइंट्स मुझे बार-बार रिवाइज भी कराने पड़ते हैं, और एक दफा क्लियर हो जाए तो मैं बच्चों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं बार-बार उनसे पूछूं और उन्हें ये पूछा रिवाइज। ठीक है, सो स्टीरियोआइसोमेरिज्म पे आने से पहले हमें कॉन्सेप्ट ऑफ कायरलिटी को क्लियर करना है। ये सब मोनोसेक्राइड्स में आ रहा है। ठीक है, पहले मोनोसेक्राइड्स की हमने क्लासिफिकेशन की कि उनको फंक्शनल ग्रुप या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट कि मोनोसेक्राइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो मोनोसेक्राइड्स के अंदर प्रेजेंट है, और उसमें पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
कि मोनोसेक्राइड किस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। स्टीरियोआइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी मोनोसेक्राइड्स शो करते हैं, और इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए किसका, कायरलिटी का। ये मेरी हर क्लास में, चाहे वो प्लांट बायोकेमिस्ट्री है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स है, बायोकेमिस्ट्री 1 है, बायोकेमिस्ट्री 2, बायोएनर्जेटिक्स, कायरलिटी का कॉन्सेप्ट वहां पे जरूर आ जाता है। तो इसलिए आप लोग भी इसको थोड़ा सा जो है वो ध्यान से देखिएगा। पहले आपने ये देखना है कि ऐसे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एक से ज्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, या जिनमें कार्बन एक सेंट्रल एटम है, इंटीग्रल पार्ट है जिनका, उनके ऊपर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, और इसमें हम कार्बन को कहते हैं, कुछ कार्बन को, कि या तो वो कायरल है, कायरल का मतलब है ए सिमेट्रिक, ये क्या है मैं भी बताती हूँ, और कुछ ऐसे हैं जो कि क्या है, ए कायरल, which means these are symmetric। स्पेलिंग मिस्टेक्स पे मत जाइएगा, अक्सर हो जाती है। ठीक है, सो कायरलिटी के कॉन्सेप्ट में हम क्या कह रहे हैं कि वो सारे मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन एक सेंट्रल एटम है, वो या तो कायरल हो सकते हैं, उनमें वो कार्बन या तो कायरल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ए कायरल। अब कायरल और ए कायरल कार्बन क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि ऑब्वियसली कार्बन के केस में उसकी वैलेंसी कितनी है, 4। इट मींस कि एक कार्बन ने अपने वैलेंस शेल को सेटिस्फाई करने के लिए कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। अब ये बॉन्ड्स या तो सिंगल हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, समटाइम ट्रिपल भी हो सकते हैं। हम सिंगल बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि कार्बन जब बॉन्ड बनाता है, सपोज यहाँ पे उसने बॉन्ड बनाया मिथाइल ग्रुप के साथ, यहाँ पे बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे बॉन्ड बनाया है अमाइनो ग्रुप के साथ, और यहाँ पे बॉन्ड बनाया है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ। ये मैंने एक बेसिक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार्बन ने एक तरफ बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन के साथ, दूसरी तरफ बॉन्ड बनाया है मिथाइल ग्रुप के साथ, तीसरी तरफ बॉन्ड बना लिया फिर हाइड्रोजन के साथ, और चौथी तरफ इसने बॉन्ड बनाया है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ। दोनों डिफरेंट है। अब ये सेंट्रल कार्बन कायरल है या नहीं, ये कैसे पता चलता है? अगर तो एक कार्बन अपने चारों बॉन्ड्स 4 डिफरेंट एटम्स के साथ बनाती है, इट मींस कि उसमें सिमेट्री नहीं है, कोई भी ग्रुप रिपीट नहीं हुआ, तो उस कार्बन को क्या कहा जाता है, कायरल। लेकिन अगर किसी एक पोजीशन के ऊपर या 2 डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, इसकी 2 एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं। एक एक्सप्लेनेशन ये हो गई, और दूसरी एक्सप्लेनेशन मैं ये देती हूँ जिसमें कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे मिथाइल के साथ अटैच। या तो कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक ही एटम के साथ बना रही है, या सिंगल बॉन्ड एक जैसे एटम्स के साथ बना रही है। इट मींस कि यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट है, सिमेट्री, और इस कार्बन को क्या कहा जाता है, ए कायरल कार्बन। ये पॉइंट क्लियर है सबको कि अगर कार्बन अपने 4 बॉन्ड्स 4 डिफरेंट एटम्स 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ बनाए, तो उस कार्बन को कायरल कार्बन कहा जाता है। और वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन जो है वो कोई एक या 2 बॉन्ड एक जैसे एटम्स के साथ बना रही है, तो आपको कायरल नहीं देगी, वो किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, ए कायरल कार्बन। सो कायरल और ए कायरल कार्बन का डिफरेंस क्लियर हुआ जी बच्चों, हुआ। अब इसको हम एग्जांपल के तौर पे ये कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे इनसे क्लियर करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ स्लाइड्स में आप देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर आपके पास कायरल है। वैसे तो चाहिए ये था कि ना लिखा होता है, लेकिन चले देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर कायरल है बिकॉज़ यहाँ पे ये जो सेंट्रल कार्बन है, इसने चारों बॉन्ड्स डिफरेंट एटम्स के साथ बनाया है। नेक्स्ट कार्बन की तरफ आओ तो यहाँ पे 2 पोजीशंस के ऊपर हाइड्रोजन है, सो दिस इज ए कार्बन।
यहाँ पे अगर मूव करें तो अगेन ये कार्बन है, बेशक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन वाला है, यहाँ पे दो कार्बन वाला है, यहाँ पे तीन कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन है, तीनों पोजीशंस पे ग्रुप्स डिफरेंट है, और ये यहाँ पे हाइड्रोजन, तो चारों बॉन्ड्स डिफरेंट है सेंट्रल कार्बन में। ये जो कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं एक्चुअली इसकी कायरलिटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो इस सेंट्रल कार्बन में दिस एंड दिस चारों बॉन्ड्स डिफरेंट एटम्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ बनाया गया है, सो दिस इज द कार्बन। अब यहाँ पे ये नहीं देखना कि इसका ये बॉन्ड कार्बन के साथ है, इसका ये बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, ये बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, नो, पूरे ग्रुप को कंसीडर करना, ठीक है। सो पूरे ग्रुप को कंसीडर करते हुए हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, सो दिस कार्बन हैज कायरलिटी। नेक्स्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, अगेन रूल वायलेट होता है कायरलिटी का, और ये किसमें किस क्लास में जाएगी, ए पर। सो कायरल कार्बन का कांसेप्ट क्लियर हुआ सबको? एंड वाले में भी तो तीनों है डिफरेंट। ये देखिए ना, मैंने अभी यहाँ पे एक और चीज बताई थी कि अगर वो डबल बॉन्ड एक ही ग्रुप के साथ बनाती है, ऑक्सीजन है एक ही है ना, लेकिन उसके साथ उसने कितने बॉन्ड बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड, तो इट मींस कि वो कायरलिटी की डेफिनेशन पूरी नहीं हो रही ना, जो मैंने कहा था कि चारों बॉन्ड्स चार डिफरेंट ग्रुप्स के साथ हैं, दो बॉन्ड एक के साथ ही बना, तो ये कायरल है, ठीक है। ओके, अब इस डेफिनेशन को क्लियर करते हुए हम मूव करते हैं आगे, और ये देखते हैं कि हमें जरूरत क्या पड़ी थी कायरलिटी को पढ़ने की, आखिर ये कायरलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स या बाकी बायोमॉलिक्यूल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। एक पॉइंट में इंट्रोड्यूस कराती हूँ और उसके बाद हम लोग लेक्चर को यहाँ पे एंड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करूंगी कि यहाँ तक आप लोग देख के आओ, ताकि आगे वाले कॉन्सेप्ट आप लोग जल्दी जल्दी जानोगे। कितना टाइम है क्लास का? ठीक है, बस फिर मैं एक ही पॉइंट आप लोगों के सामने बताऊंगी, और ये बाकी पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ पूछना है? नहीं समझ आ रहा तो आप बताएं ना। ये देखें, ये कार्बन है, और इसमें मैंने अभी कायरलिटी की बात की है कि उसके चारों बॉन्ड्स होने चाहिए चार डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये वाला पॉइंट तो क्लियर है ना कि सेम ग्रुप है। कार्बन के बारे में हमें पता है कि एक प्रॉपर्टी ये है कि वो सिंगल के अलावा डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं है जिसमें कार्बन अपना सिंगल की बजाय डबल बॉन्ड बनाती है, ऑक्सीजन के साथ बना रही है, यहाँ पे सपोज मिथाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, तीनों ग्रुप्स तो डिफरेंट हैं, लेकिन एक ग्रुप के साथ वो डबल बॉन्ड बना रही है, और कायरलिटी के अकॉर्डिंग चारों बॉन्ड्स चार डिफरेंट ग्रुप्स के साथ होने चाहिए। यहाँ पे आपका चौथा बॉन्ड उसी ग्रुप के साथ है जिसके साथ तीसरा बॉन्ड है, सो कायरलिटी की डेफिनेशन पूरी नहीं हो रही, इट मींस कि ये किस क्लास में जाएगी, ए कार्बन, ठीक है। सो जिस कार्बन के ऊपर आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखो उसको तो सीधा ये कायरल कहना है, क्योंकि उसने उसको वायलेट किया, जहां पे सिंगल बॉन्ड्स है वहां पे आप देख सकते हो कि कायरल है या नहीं, तो वो भी ए कायरल ही जाएगी, डबल और ट्रिपल हमेशा ए कायरलिटी को शो करते, ठीक है। ओके, अब हमें क्या पड़ी थी कायरल ए कायरल कार्बन को आइडेंटिफाई करने के लिए, जबकि हमने टॉपिक का स्टार्ट किया है कहां से, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इट मींस कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कायरलिटी का कोई रोल है, तो ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने कि वो कंपाउंड जिसमें कायरलिटी प्रेजेंट है, सपोज यहाँ पे मैं एक कायरल कार्बन की बात करती हूँ और दूसरी तरफ मैं ए कायरल कार्बन लेके चलती हूँ, अमाइनो एसिड या किसी भी स्ट्रक्चर को भी एज एन एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ एक कार्बन पे रहना है, कार्बोहाइड्रेट्स में एक से ज्यादा कार्बन है, उसमें मैं बाद में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ तो इट मींस कि ये कायरल है, और यहाँ पे मैं ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ जो कि ए कायरल। अब होता क्या है कि हम अगर किसी कायरल कंपाउंड के ऊपर प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ऐसी लाइट जिसकी एक ही मोनोक्रोमेटिक एक ही वेवलेंथ होती है उसकी, जिसे स्लिट से उसको पास करते हैं एक ही कंसंट्रेशन के, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट होती है वो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्रेजेंस में एक खास किस्म की प्रॉपर्टी शो करती है,
और वो क्या प्रॉपर्टी होती है कि इस कायरल कार्बन के अराउंड जो ग्रुप्स होते हैं उनकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, या तो लेफ्ट पे ले जाते हैं या राइट पे ले आते हैं, ठीक है। जबकि अगर यही लाइट किसी कायरल कंपाउंड के ऊपर फॉल करे तो उस पर कोई असर नहीं होता, वो वैसे ही रहे। तो ऐसे सारे के सारे कंपाउंड्स जिनमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होती है, जब उनके ऊपर प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करती है तो दो कॉम्बिनेशंस डेवलप होते हैं। एक कॉम्बिनेशन जिसमें इस कायरल कार्बन के अराउंड जो लेफ्ट राइट ग्रुप्स हैं उसमें से सपोज ये एक रेफरेंस ग्रुप है, एक स्ट्रक्चर में ये राइट साइड पे होगा और दूसरे स्ट्रक्चर में ये कहां पे होगा, लेफ्ट साइड पे। यानी लाइट पास करने के बाद इस मॉलिक्यूल की, इस कंपाउंड की कुछ क्वांटिटी ऐसी थी जिसमें ये वाला ग्रुप राइट साइड पे था और दूसरी तरफ आपके पास ये ग्रुप था, बाकी वाले जो ऊपर नीचे वाले ग्रुप्स हैं वो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। और दूसरा आपके पास हाफ कंसंट्रेशन वो थी जिसमें आपके पास ये वाला ग्रुप लेफ्ट साइड पे चला गया और ये वाला ग्रुप राइट पे चला गया। अब रेफरेंस ग्रुप कौन सा था, अमाइनो। अगर तो अमाइनो ग्रुप राइट साइड पे है तो इसको हम कहते हैं दिस इज डी फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी रोटेशन के बाद आपकी जो मॉलिक्यूल्स या जो ग्रुप्स हैं वो किस साइड पे हो गए, राइट साइड पे। डेक्स्ट्रो मीन राइट, ठीक है। और ये फॉर्म होगी एल फॉर्म, जिसको कहते हैं लिवो रोटेटरी एंड लिवो फॉर लेफ्ट। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगी। आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में जितना मैंने बताया ये पढ़ते आना है, बाकी पॉइंट्स इंशाल्लाह हम लोग, ये मैंने एग्जांपल दिए नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल की, इंशाल्लाह हम कार्बोहाइड्रेट्स में स्टीरियो आइसोमर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डी शुगर्स कौन सी हैं, एल शुगर्स कौन सी हैं, और ह्यूमंस के अंदर शुगर डी फॉर्म में होती है या एल फॉर्म में होती है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। लेकिन इनको स्टीरियो आइसोमर्स कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इनमें और किसी चीज का डिफरेंस नहीं है। जैसे पहले आइसोमर्स का कहा था ना फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है, यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप्स भी सेम है, सिर्फ एक कार्बन के अराउंड ग्रुप लेफ्ट पे है या राइट पे है, ये डिफरेंस है, स्टीरियो पोजीशन में डिफरेंस है उसकी। तो इसलिए इन आइसोमर्स को क्या कहा जाता है, स्टीरियो आइसोमर्स। और स्टीरियो आइसोमर्स का जो फिनोमेना है, आइसोमेरिज्म का फिनोमेना, उसे शो करने के लिए ये चीज कंडीशन है कायरलिटी। जिस स्ट्रक्चर में कायरलिटी होगी वो दो फॉर्म में जाएगा, डी एंड एल, और जिस स्ट्रक्चर में कायरलिटी नहीं उसकी कोई फॉर्म नहीं होगी, वो एज इट इज रहेगा। फिर हम उसको डी और एल भी नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि डी और एल तभी अप्लाई होता है जब कौन सा ग्रुप होता है, कायरल ग्रुप, कायरल